Hi guys, welcome back. This is Dr. संदीप तिवारी. गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने थॉमस ग्रे के कुछ स्टेंजास को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम उसके आगे के स्टेंजास को डिस्कस करेंगे. और आज का लेक्चर इस पोएम जो थॉमस ग्रे की एलिजी है उसका लास्ट लेक्चर है और ये उसका 9th लेक्चर है. तो आज के लेक्चर में हम इस पोएम को कंप्लीट करेंगे. तो देखिए क्या कहता है, लेकिन इससे पहले हम लास्ट लेक्चर के लास्ट स्टेंजा को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हम आगे की थॉट को कनेक्ट कर सकें. लास्ट लेक्चर के लास्ट स्टेंजा में हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति पोएट के बारे में इंक्वायरी कर रहा होता है तो उस समय कोई गांव का बूढ़ा व्यक्ति उसको एक्सप्लेन करता है कि उसने उसको कहाँ कहाँ देखा था. और लास्ट में वो कहता है कि एक सुबह ऐसी भी आई कि उस बूढ़े व्यक्ति ने पोएट को नहीं देखा पहाड़ की चोटियों पर, बीच ट्री के नीचे या नाले के पास में या योन वुड के पास में, उसको कहीं भी नहीं देखा. आगे वो कहता है, इसके आगे थॉट को हम बढ़ाते हैं और कहता है वो ओल्ड एज वाला पर्सन कि द नेक्स्ट विद डायर्स ड्यू इन सैड एराय स्लो थ्रू द चर्च यार्ड वे पाथ वी सा हिम बॉर्न अप्रोच एंड रीड फॉर दाउ कैन read the lay graved on the stone beneath yon edged thorn. तो द नेक्स्ट का मतलब यहाँ है द नेक्स्ट डे. विथ डायर्स ड्यू मतलब विद फ्यूनरल सॉन्ग के साथ, मतलब शोक गीत के साथ. सैड एराय मतलब मोर्नफुल प्रोसेशन, मतलब शांतिपूर्ण दुखी अवस्था में लोग आगे बढ़े जा रहे थे. हिज मतलब हिम मतलब हिज, पोएट के डेड बॉडी की बात की जा रही है. हिम मतलब पोएट की डेड बॉडी. बॉर्न मतलब कैरीड. अप्रोच मतलब जाओ, रीच पहुंचो. और ले मतलब उस पोएम को पढ़ो जो कि ग्रेव्ड मतलब जो कार्व्ड है या जो लिखी गई है टॉम्ब स्टोन के ऊपर. कहाँ? अर्ज्ड थॉर्न मतलब एंशियंट हॉथॉर्न ट्री. एज्ड मतलब हो गया कि एंशियंट बहुत पुराना, और थॉर्न का मतलब है यहाँ पे हॉथॉर्न ट्री, एक पेड़ का नाम है. तो आगे वो जो ओल्ड एज पर्सन है ना, वो आगे क्या एक्सप्लेन करता है कि हमने उसको देखा नहीं, लेकिन अगली सुबह हमने क्या देखा या अगले दिन हमने क्या देखा कि एक अंतिम संस्कार वाला प्रोसेसन या एक दुखदाई शोक गीत वाला या शोक के साथ एक प्रोसेसन चल रहा था. कुछ लोग आगे बढ़े जा रहे थे और उसकी डेड बॉडी को अपने कंधों पर लिए थे. किसकी डेड बॉडी की? पोएट की डेड बॉडी को उसको लिए हुए कहाँ चले जा रहे थे? चर्च यार्ड की तरफ या चर्च की तरफ. फिर वो जो ओल्ड एज पर्सन है ना, उस इंक्वायरर से क्या कहता है? अप्रोच एंड रीड, जाओ और पढ़ो. अब ब्रैकेट में लिखा है फॉर दाउ कैन रीड, मतलब तुम तो पढ़े लिखे हो तो जाओ और पढ़ो. क्या पढ़ो? द ले, उस सॉन्ग को या उस पोएम को जो कि ग्रेव्ड या कार्व्ड या जो लिखा हुआ है. कहाँ? उसके स्टोन पर या उसके कब्र पर. और उसकी कब्र कहाँ है? वहाँ दूर जो पुराना यौन का हॉथॉर्न का ट्री है ना, उसके नीचे उसका जो कब्र है, उसकी जो कब्र दफनाई गई है, वहाँ पर उसकी कब्र है. और वहाँ जाकर के तुम उसकी कब्र के ऊपर जो कुछ भी लिखा गया उसको पढ़ो. ये कौन कहता है? ओल्ड एज पर्सन कहता है इंक्वायरर से. तो देखिए क्या कहता है पोएट आगे. वो आगे एक्सप्लेन करता है द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन फर्दर एक्सप्लेन्स दैट, जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, फर्दर एक्सप्लेन्स दैट, आगे वो एक्सप्लेन करता है कि द नेक्स्ट डे वी सा हिम, हमने उसको देखा, या वी सा हिज डेड बॉडी कैरीड स्लोवली अलॉन्ग विद या अलॉन्ग द पाथ लीडिंग टू द चर्च यार्ड फॉलोड बाई पीपल सिंगिंग फ्यूनरल सॉन्ग. क्या कहता है? द फर्दर द ओल्ड मैन एक्सप्लेन्स दैट द नेक्स्ट डे वी सा हिज डेड बॉडी, हमने देखा उसकी डेड बॉडी को, कैरीड स्लोवली, धीरे धीरे लिया जा रहा था, ये लेके जा रहे थे उसको लोग. कहाँ? अलॉन्ग द पाथ लीडिंग टू चर्च यार्ड के रास्ते पर. फॉलोड बाय पीपल,
लोग उसके पीछे चले जा रहे थे, उसका अनुसरण कर रहे थे। सिंगिंग फ्यूनरल सॉन्ग, शोक गीत गाते हुए। आगे क्या कहता है वो कि यू आर एन एजुकेटेड मैन, आगे अभी बताया ना, ब्रैकेट में लिखा है यू कैन रीड। बोलता है वो ओल्ड एज वाला पर्सन, किससे बोलता है? इंक्वायरर से बोलता है कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, गो नियर द ग्रेव बीनीथ दैट ओल्ड हॉथॉर्न ट्री, जाओ कब्र के पास, कहाँ? ओल्ड हॉथॉर्न ट्री के नीचे। एंड रीड, और पढ़ो, द वर्स या द पोएम, उस लाइन को जो कि इनग्रेव्ड या रिटन ऑन द टॉम्बस्टोन, जो उसकी कब्र पर लिखी गई लाइन है, उसको जाकर के पढ़ो। ओके बच्चों, तो इतनी बात ओल्ड एज पर्सन ने इंक्वायरर से कहा। अब आगे एपिटैफ की बात करें। एपिटैफ क्या होता है बच्चों? कि कब्र पर लिखी जाने वाली लाइन। तो पोएट ने अपने लिए खुद अपनी कब्र पर लिखी जाने वाली लाइन लिख के गया है, या उसने पहले ही लिख दी जब वो जिंदा था। क्या लिखी है उसने? जब उसने कहा ओल्ड एज पर्सन ने कि इंक्वायरर से कि तुम जाओ और वहाँ पढ़ो, तो जब वो वहाँ पे जाता है और उसकी कब्र पर पढ़ता है तो उसकी कब्र पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। हियर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, ए यूथ to fortune and to fame unknown. Fair science frowned not on his humble birth, and melancholy marked him for her own. अब क्या कह रहा है पोएट? पहले दो लाइन में क्या कह रहा है कि जब वो जाता है इंक्वायरर उस कब्र के पास में और पढ़ता है, तो उस कब्र पे क्या लिखा है कि यहाँ पर वो व्यक्ति रेस्ट कर रहा है इस धरती की गोद में जिसके लिए भाग्य और प्रसिद्धि क्या थी? अननोन थी। फॉर्च्यून एंड फेम अननोन, जिसके लिए, जिसका भाग्य अच्छा नहीं था और जिसके लिए प्रसिद्धि क्या थी? अननोन थी। फिर भी फेयर साइंस, फेयर साइंस का मतलब नॉलेज, नॉलेज की बात कर रहे हैं, फिर भी वो एक नॉलेजफुल व्यक्ति था। फेयर साइंस फ्रॉन्ड नॉट, फ्रॉन्ड नॉट मतलब लुक फेवरेबली अपॉन, गुस्से से नहीं देखना, फेवर में देखना। अपॉन हम्बल बर्थ मतलब जिसके लिए नॉलेज कभी भी पीछे नहीं हटा, या नॉलेज जिसके लिए कभी भी क्रोधित नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि वो नॉलेज वाला व्यक्ति था। और मेलंकली कभी भी उसकी जिंदगी से नहीं गई। मेलंकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओवन, मतलब मेलंकली ने उसकी लाइफ में अपना मार्क जरूर रख रखा था, मतलब अपने आप को जरूर शामिल कर रखा था, मतलब दुख उसकी जिंदगी में हमेशा ही रही है। तो देखिए पोएट क्या कहता आगे कि जब वो वहां जाएगा और पढ़ेगा ना, तो क्या लिखा हुआ रहेगा वहां पे? हियर इज दिस ग्रेव, या हियर इन दिस ग्रेव लाइज बरीड ए यंग मैन। हियर इन दिस ग्रेव लाइज बरीड, दफनाया हुआ है कौन? ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति। हु अचीव्ड नो फेम and upon whom fortune did not smile, या he was not a lucky person and he did not achieve any fame। क्या बोला कि here in this grave, इस कब्र में lies buried, दफनाया हुआ है a young man, एक ऐसा व्यक्ति who was not lucky, जो लकी नहीं था, and who did not achieve any fame during his life, जिसने अपनी जिंदगी के दौरान कोई फेम भी अचीव नहीं किया। आगे कहता वो, इन स्पाइट ऑफ हिज हम्बल बर्थ, अपने हम्बल बर्थ, अपने पुअर बर्थ के कारण भी, या इसके बावजूद भी, पुअर बर्थ के बावजूद भी ही एक्वायर्ड नॉलेज एंड लर्निंग, उसने नॉलेज प्राप्त किया, उसने सीख प्राप्त की, उसने बहुत सारा नॉलेज लिया। बट he was destined to live a melancholy life, लेकिन उसकी किस्मत में क्या था? he was destined, उसकी किस्मत यह थी to live, कि वो जिंदगी जिए। कैसी जिंदगी जिए? a melancholy life, एक जिंदगी ऐसी जिसमें दुख भरी हो, या एक दुख भरी जिंदगी जिए।
तो आई होप क्लियर हो गया कि पोएट क्या कहता है कि यहाँ पे ऐसा व्यक्ति दफन है जो फॉर्चुनेट नहीं था, जो लकी नहीं था और जिसने कोई फेम अर्जित नहीं किया अपनी लाइफ में, लेकिन अपने हम्बल बर्थ के बावजूद भी उसने नॉलेज को प्राप्त किया। लेकिन ये उसकी किस्मत थी कि उसने अपनी ज़िंदगी पूरी रोते धोते या दुखी अवस्था में काटी है। क्लियर? अब आगे के स्टेंजर्स को देखते हैं। फिर कहता है लार्ज वॉज हिज बाउंटी एंड हिज सोल सिंसियर, हेवन डिड अ रिकम्पेंस एज लार्जली सेंट, he gave to misery all he had a tear, he gained from heaven, it was all he wished a friend। क्या कह रहा है पोएट आगे? बोलता है लार्ज वॉज हिज बाउंटी, बाउंटी मतलब जेनरसिटी, उदारता। तो वो बहुत एक जेनरसिटी वाला व्यक्ति था, एक जनरस व्यक्ति था, एक काइंड पर्सन था। और उसका जो सोल था, उसका जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत अनअफेक्टेड था। किससे? बुराइयों से। मतलब ही हैड अ गुड कैरेक्टर, उसके पास एक गुड कैरेक्टर था, अच्छा व्यक्ति था वो। और आगे लिखा है रिकम्पेंस, हेवन हमें मतलब गॉड, रिकम्पेंस मतलब रिवार्ड है। और ये चीज़ें जो थी उसको मिली थी ना, ये भगवान की तरफ से उसको एक रिवार्ड थी, एक इनाम था। एज लार्जली मतलब जितना लंबा या जितना बड़ा उसकी जनरसिटी थी, इतनी ही ज़्यादा उसके अंदर क्या थी? रेज्ड मतलब दुखी अवस्था थी। मतलब जितना ही उसके अंदर उदारता थी, उसकी लाइफ उतनी ही दुखी थी। ऑल ही हैड अ टीयर, और जो कुछ भी उसने अपने पास रख रखा था वो रख रखा था टीयर ऑफ सिंपैथी, लोगों के लिए आंसू या सिंपैथी की फीलिंग अपने अंदर रखना। गेन्ड फ्रॉम हेवन, और ये उसको कहाँ से मिला है? भगवान से मिला है एक रिवॉर्ड के रूप में। इट वॉज ऑल ही विश्ड, और यही उसकी डिजायर थी जो उसको मिल चुकी है। मतलब उसने भगवान से ये इच्छा रखी कि वो कभी भी उसको बुरे रास्ते पर न चलाएं, उसको हमेशा काइंड हार्टेड या जनरस व्यक्ति बना के रखें। ओके, तो देखिए क्या कहता है पोएट कि ही हैड जनरस एंड सिंसियर हार्ट। वो जो व्यक्ति था ना, जो यहाँ पे दफन है, ही हैड अ जनरस एंड सिंसियर हार्ट, उसके पास एक जनरस, एक उदार और सिंसियर, बुद्धिमानी वाला हृदय था। मतलब ही वॉज अ जनरस एंड सिंसियर पर्सन, एक बुद्धिमान और सिंसियर उदार व्यक्ति था। गॉड रिचली रिवॉर्डेड हिम दिस वर्च्यूज, और भगवान ने अच्छे से रिवॉर्ड किया था इन गुणों के साथ उसको। मतलब गॉड रिचली, अच्छे से रिवॉर्डेड हिम, इनाम दिया था उसको, दिस वर्च्यूज, ये जो गुण थे ना उसके अंदर, सिंसियर और जनरसिटी की, गॉड रिचली रिवॉर्डेड हिम, गॉड ने उसको ये सब रिवॉर्ड के रूप में दिया था। ही हैड अ सिंपैथेटिक हार्ट, वो एक सहानुभूति वाला हृदय रखता था। एंड द साइट ऑफ मिजरी यूज्ड टू मूव हिज टीयर, और साइट ऑफ मिजरी, दुख के जो दृश्य होते थे ना, यूज्ड टू मूव, प्रायः बहा देते थे किसको? उसके टीयर्स को। मतलब जब भी वो दुखी अवस्था में किसी को देखता था तो उसके आंसू निकल पड़ते थे। गॉड वॉज हिज प्रोटेक्टर, भगवान उसकी सुरक्षा करने वाला था या उसका रक्षक था। एंड दिस वॉज ऑल ही डिजायर्ड, और यही उसकी अंतिम इच्छा थी कि भगवान, वो कैसा भी रहे, भगवान उस पर अपनी नज़र बनाए रखे या भगवान उसकी रक्षा करे। ये सारी क्वालिटीज़ किसके बारे में बताई जा रही हैं? वो पोएट के बारे में जो वहाँ पे हॉथॉर्न ट्री के नीचे दफनाया हुआ है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक जनरस पर्सन था, एक सिंसियर पर्सन था, और ये सारी क्वालिटीज़ गॉड की तरफ से उसको रिवॉर्ड के रूप में दी गई थी। और बताया कि वो ऐसा व्यक्ति था, वो सिंपैथेटिक हार्ट वाला, उसके अंदर सिंपैथी बहुत ज़्यादा थी, उसके आंसू निकल आते जब भी वो मिजरी देखता था। और गॉड उसका प्रोटेक्टर था, गॉड उसको रक्षा करता था, और यही उसकी इच्छा थी कि गॉड उसकी रक्षा करे। और उसने गॉड को एक फ्रेंड के रूप में पाया या एक प्रोटेक्टर के रूप में पाया। ओके, लास्ट स्टेंजा में क्या कहता है? नो फर्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज फ्रेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड
abode. There they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God. फर्स्ट लाइन में बोलता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मेरिट को डिस्क्लोज करने के लिए, उसकी मेरिट को बताने के लिए, उसके गुणों को बताने के लिए, या कोई ज़रूरत नहीं है हिज फ्रेलिटीज, उसकी कमियों को दर्शाने के लिए। मतलब फर्स्ट लाइन में बोलता है अब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी अच्छाई और उसकी बुराई के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अब वो यहाँ इस कब्र में लेटा हुआ है बाकी सब लोगों की तरह, इस आस में कि भगवान जो उसके फादर भी हैं वो उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे। ओके, ट्रेम्बलिंग होप, इसी आशा के साथ वो वहाँ पे रिपोज मतलब रेस्ट कर रहा है। कहाँ? इन द बॉसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, अपने पिता के या अपने फादर के, अपने गॉड के बॉसम में या गोदी में। ओके, तो अब क्या कहता है पोएट, देखिए पोएट कहता है कि देयर इज नो नीड टू मेक further effort to describe his virtues or his weakness now that he is dead and buried in his grave. क्या पोएट कहता है? There is no need to describe his virtue or his weakness, कोई ज़रूरत नहीं है उसके वीकनेस या उसकी वर्च्यू को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज he is dead now and buried in his grave, अब वो मर चुका है और अपने कब्र में लेटा हुआ है। There in his grave lie his virtue, और उसके जो गुण है ना उसके ग्रेव में या उसके कब्र में लेटी हुई हैं। There he was lie या there he is lie, वहाँ पर वो लेटा हुआ है with trembling hope, एक कांपती हुई एक आशा के साथ। There he is lie with trembling hope, एक trembling hope के साथ वो वहाँ पे लेटा हुआ है। किस होप के साथ? That his fault to be forgiven by merciful Lord God who is his father, मतलब कि his lie in his grave with a hope that his fault will be forgiven by the merciful Lord या the merciful God who is his father। तो इस स्टेंजा में पोएट ने क्या एक्सप्लेन कर दिया कि there is no need to explain any more virtues or weakness of the poet, because now he is died and he is buried in his grave, and in his grave he is lie with a trembling hope, अपने कब्र में वो कैसे लेटा हुआ? एक आशा के साथ, that his faults will be forgiven by merciful God who is his father, उसके फॉल्ट्स को भुला दिया जाएगा मर्सीफुल गॉड के द्वारा जो कि उसके फादर भी हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे अपनी पोएम कंप्लीट होती है। अब इसके थीम को देख लेते हैं, इस पोएम की थीम क्या है। द ओवरऑल थीम इन ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज डेथ। अगर पूरी होल पोएम को देखें तो थीम क्या है? डेथ। डेथ इंक्लूडेड एवरीवन नो मैटर द एज, जेंडर, रिलीजन और द टाइम पीरियड, डेथ विल हैपन टू एवरीवन। बोलता है डेथ इंक्लूडेड एवरीवन, डेथ सबको इंक्लूड कर लेता है, सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है। कोई मतलब नहीं है कि कौन किस एज का है, मतलब डेथ की नज़र में एज, जेंडर, रिलीजन, टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। क्यों? इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ये सारी चीज़ों को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे देखते हैं। ग्रे थ्रू आउट द पोएम addresses the many form of death। ग्रे पूरी पोएम के दौरान डेथ को कई रूपों में एक्सप्लेन करता है, डेथ को कई रूपों में दिखाता है। ग्रे uses death as a metaphor, a meaning and a way of life।
ग्रे ने डेथ को किस रूप में यूज किया, एक मेटाफेयर के रूप में, एक मीनिंग के रूप में, या एक जिंदगी के रास्ते के रूप में। ग्रे फर्स्ट मेंशंस डेथ बाय लेइंग आउट द सीन ऑफ चर्च यार्ड। उसने डेथ को सबसे पहले किस रूप में एक्सप्लेन किया है, चर्च यार्ड के सीन को दर्शाते हुए। याद करो, सबसे पहले उसने बताया था कि वो चर्च यार्ड में खड़ा है और आसपास के दिशाओं में देखने पर उसको कई सारे पुअर फार्मर्स के कब्र दिखाई देते हैं। तो उसके बारे में कहता है, डेथ इज सिंबल ऑफ ग्रेव्स। डेथ ग्रेव्स का सिंबल है, मतलब कब्र का मतलब है डेथ। इट डज नॉट मैटर हाउ रिच अ पर्सन और हाउ मच ग्लोरी दे रिसीव्ड इन देयर लाइफ। बोलता है डेथ के लिए कोई मैटर नहीं करता कि व्यक्ति कितना बड़ा है, कितना अमीर है, या उन्होंने कितनी फेमस या कितना फेम उन्होंने प्राप्त किया अपनी लाइफ में। एवरीवन एंड्स अप द सेम इन ग्रेव। सभी व्यक्ति एक जैसे ही खत्म हो जाते हैं या एक जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और कब्र में चले जाते हैं। एट द एंड ऑफ द पोएम ग्रे स्पीक्स आउट and imagines himself being dead and buried। और जैसा कि अभी आपने देखा है एपिटैफ जब आप पढ़ रहे थे, तो लास्ट में ग्रे ने अपने बारे में ही अपने को इमेजिन किया कि वो मर चुका है और दफन हो चुका है, which means that he just like everyone else। इसका मतलब ये है कि वो भी बाकी दूसरों की तरह ही है, वो भी मरता है, वो भी दफनाया जाएगा, एंड विल हैव द सेम एंडिंग। और उसके पास भी सेम एंडिंग है, जैसे सब कुछ एंड होता है, जैसे सभी की एंडिंग होती है, वैसे उसकी भी एंडिंग हो जाती है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पोएम टू द एंड ऑफ द पोएम डेथ इज मेंशन्ड फ्रिक्वेंटली। और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक डेथ को कई बार दर्शाया गया है या कई बार दिखाया गया है। डेथ प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल विद इन द पोएम बिकॉज ग्रे displays death as overall meaning in life। डेथ इस पूरी पोएम में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्रे ने डेथ को लाइफ के ओवरऑल मीनिंग के रूप में एक्सप्लेन किया, मतलब लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई के रूप में इसको व्यक्त किया है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये पोएम भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी स्टेंजा में कहीं कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस विद मी, ओके। तो इसी होप के साथ इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।